हिंदी साहित्य की चुनिंदा और बेहतरीन कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए मीनू त्रिपाठी जी की लिखी हुई कहानी आभार तुम्हारा। शिक्षण व सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय हिंदी साहित्याकाश के स्थापित सितारा मीनू त्रिपाठी जी सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई एक संवेदनशील और बहुमुखी प्रतिभा की धनी कहानीकार हैं। तो सुनते हैं उनकी लिखी हुई कहानी आभार तुम्हारा। चाय का प्याला लिए विदिशा बरामदे में आई तो लॉन को कोहरे की चादर से ढका देखा। कोहरा इतना घना था कि 10-12 फीट की दृश्यता में भी शून्यता थी। दिसंबर के अंतिम पायदान में वो महज एक शॉल में सिकुड़ी सी ठिठुरती हुई कुहासे को अपलक निहारने लगी। कॉलेज जाने के लिए खुशी बाहर आई तो अचंभित सी बोल उठी, अरे आप इतनी ठंड में क्यों खड़ी हैं? बेटी की बात सुनकर विदिशा सम्मोहित सी कोहरे पर टकटकी लगाए बोली, कोहरा देख रही हूँ। क्या मम्मी, इसमें देखने जैसा क्या है? गहरी सांस छोड़ते हुए मुंह से निकलती भाप को देख उल्लसित सी विदिशा बोली, कोहरे की भी अपनी महक है, इसका छाना कितना मनमोहक है। कोहरे के बीच चलो तो यूँ लगता है जैसे हम बादलों के बीच हों। काश कि ये कभी ना हटे। सबको अपनी आगोश में लेने वाला कोहरा कितना अद्भुत और रहस्यमयी है। जी करता है इसके भीतर गुम हो जाऊं, ना कोई मुझे देखे ना मैं किसी को देखूं। कोहरे की खुमारी में डूबी विदिशा को खुशी कुछ पल मौन भाव से निर्निमेष देखती रही। मौन ने सहसा विदिशा को आगाह किया। बेटी की मौजूदगी और उसकी आंखों में तैरते अनेक प्रश्नों का संज्ञान लेते हुए चेत उठी और सजगता से बोली, जाड़े में कुहासे का छाना एक अलग ही रोमांच पैदा करता है, और साथ में मुसीबत भी। बेटी की चिढ़ भरी टिप्पणी सुनकर विदिशा कुछ कहती उससे पहले ही खुशी उम्र से अधिक गांभीर्य ओढ़े सपाट स्वर में बोली, कोहरे का कभी कभी छाना रोमांच पैदा कर सकता है, पर इसका स्थायी रूप से ठहराव विस्फोटक हो सकता है। दिनों दिन छाए कोहरे से उपजी शून्य दृश्यता आप कैसे एंजॉय कर सकती हैं? आपको नहीं लगता कि अब मौसम साफ होना चाहिए? मम्मी, आपकी पसंद मेरे भीतर घबराहट भर रही है। खुशी के मुंह से सर्द सपाट लहजे को भांप कर विदिशा सिहर गई। चेहरा फीका पड़ गया। अपनी मम्मी के चेहरे की उड़ी रंगत देख खुशी सामर्थ्यानुसार सहजता समेट कर फिर बोली, मेरा मतलब है कि आप घर में रहती हैं, इसलिए आपको कोहरा अच्छा लग सकता है, पर इसी कोहरे में मुझे बाहर निकलने में कितनी दिक्कत होती है। रास्ता नज़र नहीं आता, ऐसे में अचानक से कोई गाड़ी पास से निकल भर जाती है तो जान ही निकल जाती है। खुशी की बात सुनकर विदिशा भयमुक्त भाव से उसे गले लगाने को आगे बढ़ी तो वो असहज हंसी के साथ पीछे हटते हुए कहने लगी, आपको मेरी चिंता हुई ये देखकर मुझे अच्छा लगा। चलती हूँ, देर हो रही है। ठीक है, सड़क पर ज़रा ध्यान से चलना, जितना हो सके फुटपाथ ही इस्तेमाल करना। मैं पूरी सावधानी रखती हूँ मम्मी, बस आप अपना ध्यान रखना, संभल कर रहना और संभल कर चलना। हाँ हाँ, मुझे तो संभल कर चलना ही पड़ेगा। दरवाज़ों और रोशनदारों से कोहरा घर के भीतर आ गया तो मुश्किल होगी, है ना? विदिशा के परिहास पर खुशी निष्प्रय भाव से बोली, 2 शिफ्ट में टेस्ट हैं, देर हो जाएगी। देर माने 3 या 4 बज जाएं? कहते हुए विदिशा पर नज़र डाले बगैर वो बाहर निकल गई। कोहरे का आनंद उठाता मन बेचैन हो गया। खुशी की बातें और उसकी मर्म भेदती सी नज़रें उसे सहमा गईं। मन में चुभा कि जिस उम्र में उसे अपनी माँ की सलाह, ऊंच नीच और हिदायतें सुननी चाहिए, उस उम्र में क्या वो खुद अपनी माँ को आगाह कर रही है, या फिर आपसी वार्तालाप के अंश महज संयोग का परिणाम है। जब से सुहास उसके जीवन में आया है, खटका सा लगा रहता है। हर बात को वो अपने और सुहास से जोड़कर देखने लगती है। यूं ही बातों के 2 अर्थ निकालकर उनका गूढ़ विश्लेषण करती है। क्यों? पर हो ना हो, आज खुशी कुछ कहना चाह रही थी। क्या वो? सहसा ध्यान भंग हुआ। मोबाइल बज रहा था। वो शीघ्रता से भीतर आई। मोबाइल का स्वर और स्क्रीन पर चमकते नाम के आगे अनबूझे सवाल सुलझने से पहले धुआं हो गए। दिल ने धड़कना आरंभ किया। सोच विचार पर पहरे बैठ गए। होंठों पर लरजती मुस्कान और वातावरण में अजब खुमारी छा गई। हेलो कहते ही दूसरी ओर से फुसफुसाता स्वर आया, मैसेज का जवाब न देकर तड़पाओगी क्या? क्या जवाब देती? तुम तो 2 महीने के लिए यूक्रेन चले जाओगे, मैं कैसे रहूँगी, सोचा है?
सोचा है तभी तो तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए प्यार के पलों की कश्ती छोड़ जाऊँगा। उसी के सहारे वियोग के 2-3 महीनों की वैतरणी पार कर लेना। मैं भी उन पलों को सहज कर साथ लिए चला जाऊँगा। नई जगह पर तुम्हारी स्मृतियों के सिवा और क्या सहारा होगा, बोलो, आओगी ना? सुहास का प्रणय निवेदन मन को बांध एक दूसरी दुनिया के सफ़र पर ले चलने को आतुर था, पर विदिशा अपनी संपूर्ण चेतना समेट कर बोली, न, नहीं नहीं, जानता हूँ तुम आओगी। वेन्यू सुनो, इस बार होटल द मून रिजॉर्ट। घर का सारा काम पड़ा है, निकलना मुश्किल होगा। ओह कम ऑन, ना नहीं, कोई बहाना नहीं। अरे सुनो तो, कल रात सुधीर पहुँचेंगे और हाँ, खुशी के बारे में भी बात करनी है, लगता है उसे। खुशी की तुम फिजूली चिंता करती हो, तुम्हारी हाँ के सिवा मुझे कुछ सुनना नहीं है। आज का मौसम देखा कितना रूमानी है, चारों ओर कोहरा ही कोहरा, हमें कोई नहीं देख पाएगा। इंतज़ार करूँगा द मून रिजॉर्ट। अंतिम 3 शब्द पूरी स्पष्टता से कहे गए थे। सुहास के अधिकार इसरार भरे शब्दों के आगे दिमाग ने सोचना बंद कर दिया। दिल के हाथों लाचार सी वो वहीं बैठ गई। मन में सुहास के प्रेम के समंदर की हिलोर उठी तो उसके शोर के आगे कुछ न सुनाई दिया, न सुझाई दिया। दिल की धड़कन दिल से ही पूछ रही थी, क्या हो जाता है तुझे विदिशा? सुहास का साथ पाने की उत्कंठा के आगे सारे सोच विचार कुंद क्यों हो जाते हैं? वो क्या कहे, क्या करे? सुहास की इच्छा, उसके मुंह से निकला हर एक शब्द मन मस्तिष्क में रिकॉर्ड की तरह बजता है और वो यंत्र चालित सी उसकी इच्छा अनुरूप चलती चली जाती है। ऐसी परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से मन में उठने वाले पाप पुण्य, नैतिकता अनैतिकता, विश्वास छल सलीखे विवादित जंजालों से खुद को मुक्त रखने के लिए वो सुहास के दिए मंत्र का जाप जपती है। जीवन एक बार ही मिला है, उसे जी भर जियो, खुद को खुश रखना पाप नहीं। प्रायः वो इस जाप को तब तक जपती है जब तक पति बेटी और घर को लेकर कोमल भावनाएं कठोर ना हो जाएं, सुप्त ना हो जाएं। आज भी ऐसा ही होना था। कुछ देर में संभावित दिनचर्या में फेरबदल करते हुए उन्माद के साथ घर का आवश्यक काम निपटाया जाने लगा। बेसब्र मन घड़ी की टिक टिक से बेचैन होने लगा। आज वो तय समय पर कैसे पहुंचेगी? हमेशा की तरह वो देर से पहुंचेगी और सहसा होठों पर एक किशोरी सी शरारत भरी मुस्कान तैर गई, ये सोचकर कि वो हमेशा की तरह आज भी देर से पहुंचेगी। सुहास ढेर सारी बेचैनी के साथ लिए उसे गले से लगा बुदबुदा उठेगा, उफ विदिशा, तुम्हारा इंतज़ार कहीं मेरी जान लेकर ही न छोड़े। क्यों करती हो मेरे साथ ऐसा? आने में इतनी देर क्यों लगाती हो? कल्पनाओं में ही अनेक बिंबों का सृजन और वार्तालाप के अंश उसे गुदगुदाते रहे। ख्यालों में ही सुहास से बतियाती यंत्र चालित सी घर को व्यवस्थित करती रही। स्नान घर से बाहर आई तो दर्पण में खुद को देख हैरान रह गई। यूँ लगा सुहास से मिलने के पश्चात उसकी आयु पीछे की ओर लौटने लगी है। आज वो विशेष रूप से सज संवर कर उसके पास जाना चाहती थी, अपनी मोहक छवि से उसे बांध लेना चाहती थी ताकि यूक्रेन में उसके सिवा उसे कुछ न याद रहे। सुधीर के लिए सजने संवरने का कभी मन ही नहीं हुआ। उसकी उदासीनता के आगे उसके हर रंग एक से होते थे, पर सुहास ऐसा नहीं है। वो तो बिंदी के रंग को भी ऑब्जर्व करता है। नेल पॉलिश सजी उंगलियां अपनी उंगलियों में लेकर देर तक उन्हें सहलाता है, निहारता है। अपने कबर्ड को देर तक खंगालने के बाद उसने समुद्री हरे रंग की साड़ी निकाली। ये साड़ी सुहास ने देते हुए कहा था, अंडमान के नील आइलैंड सा रंग है इसका, इसे पहनकर जलपरी सी लगोगी तुम। सुहास और उसकी कल्पना उसे दूसरी दुनिया में लिए जाते हैं। साड़ी का आंचल संवारती वो सिहर गई। जब नवयुवती की भांति उसके दिल की धड़कन मचली। मोंगिया रंग का नेकलेस और उसी से मैचिंग कान के झुमके पहनकर आत्ममुग्धा सी दर्पण की ओर ताकने के बाद नज़र खिड़की की ओर गई। बाहर कोहरा छट रहा था। बरामदे के दूसरे कोने में लगी सोनजूही की बेल अब साफ दिखने लगी थी। सोनजूही की बेल देख होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। पिछली बार इन्हीं सोनजूही की बेलों में उसका आंचल अटक गया तो उसे छुड़ाकर उसके आंचल से खेलता सुहास घर के भीतर आया। उसने अपने आंचल को छुड़ाने का असफल प्रयास किया। सांसों की गति को संभालती उससे पहले सुहास ने मोगरे के गजरे को उसकी वेणी में लपेटकर उसके थरथराते हाथों को कसकर सीने में भींच लिया।
मुंदी पलकों को धीमे से चूक कर चिबुक उठाते हुए फुसफुसाया, हमारा प्रेम सात्विक है। हम किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, बस अपने रूखे सूखे जीवन को उस प्रेम से सिंचित कर रहे हैं जिससे हम वंचित रहे हैं और जिसे पाना हमारा अधिकार है। विगत के बनते बिगड़ते बिंबों के बीच नज़र कॉर्नर स्टैंड पर रखी उसकी और सुधीर की तस्वीर पर पड़ी। वो तस्वीर शिमला में खिंचवाई थी। फोटोग्राफर ने कितनी मेहनत की थी कि सुधीर हंस दे, पर उनके होंठों पर हंसी न आई। हास परिहास उनके व्यक्तित्व का हिस्सा कभी रहा ही नहीं। सहसा विदिशा के होंठों पर एक कुटिल व्यंग भरा परिहास झलका, मानो वो सुधीर से कह रही हो, तुमसे बड़ा दुखियारा कोई नहीं है। मेरे मन में प्रेम सरिता बहती रही, पर तुम मेरे पास रहकर भी सूखे रहे। मैं अपने आकर्षण और सम्मोहन से तुम्हें बांध न पाई। विदिशा प्लीज़, तुम 16-17 साल की अल्हड़ लड़की नहीं हो, मैच्योर हो। मेरे लिए तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। कल मीटिंग है, 10 बातें दिमाग में चल रही हैं। सुधीर के शुष्क बोल फिजा में तैरने लगे तो बुदबुदा उठी, तुम्हें सिर्फ तुम्हारा व्यवसाय, तुम्हारा काम ही बांध सकता है। तुम्हारे लिए काम ही प्यार है, काम ही जुनून है। विदिशा को अपने प्रिय सखी मौनी के साथ हुए वार्तालाप के अंश याद आए। विदिशा, सुधीर के जीवन में कोई और तो नहीं? मौनी के पूछने पर वो बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी और की तरफ उनके आकर्षण का कोई सूत्र मुझे ढूंढे नहीं मिला। कभी महसूस नहीं हुआ कि सुधीर के जीवन में कोई और है। कार्यस्थल में सहकर्मी मजाक में कहते भी हैं, सर आपने तो काम से शादी की है, काम ही प्रेमिका, काम ही पत्नी है। जानती है मौनी, सुधीर ने मेरे शरीर को भले छुआ हो, पर मेरे अंतर्मन को कभी न छू पाए। खुशी का जन्म हमारे दाम्पत्य को परिभाषित भर करता है, बाकी हमारे दाम्पत्य में कोई रस नहीं। तूने कभी अपने मन की भावनाएं उसके सामने प्रकट नहीं की? उसके व्यक्तिगत जीवन की रिक्तता को समझने वाली मौनी के इस अनावश्यक प्रश्न पर फीकी सी हंसी के साथ उसने जवाब दिया, तू क्या समझती है मैंने उसके सूखे मन में प्रेम भाव जगाने के प्रयत्न नहीं किए? सुधीर का कहना है प्रेम ही जीवन नहीं है। वो कहता है प्रेम शारीरिक तृप्ति का साधन मात्र है। प्रेम के प्रति ऐसी अवधारणा रखने वाले से प्रेम की याचना करने की अपेक्षा मन को बांधना बेहतर लगा। धीरे धीरे जाने कब मन में प्रेम का स्रोत ठंडी सख्त बर्फ में तब्दील होता गया। मैं सुधीर के प्रति कठोर होती गई। यूँ लग रहा था कि जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। पर विदिशा के पर मौनी ने संशय भरी नज़रों से उसे घूरा। पर क्या? इस जटिल प्रश्न पर वो मौन रही। हालांकि वो जानती थी कि वो कहे ना कहे, पर मौनी को उसके और सुहास के बीच पनपते कोमल रिश्ते का आभास हो चला है। तभी तो गाहे बगाहे उसे आगाह करती, विदिशा, उम्र के इस पड़ाव में आकर किसी और की ओर आकर्षित होना संभव है। तुम्हारे और सुहास के बीच यदि ऐसी कोई संभावना बनती दिख रही है तो रोक ले खुद को। उसके कहने पर वो हंस देती। मेरे जीवन की पूर्णता खुशी से है। अब इस उम्र में क्या किसी के आकर्षण से बंधूंगी? सुहास और मैं अपने मन की कह सुन लेते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे बीच। कहने को तो कह दिया, पर वो जानती थी कि ये सच नहीं है। उम्र के 4 दशक पार करने के पश्चात कभी सोचा भी नहीं था कि लगभग मृत प्राय हृदय में कुछ वैसा स्पंदन होगा जैसा युवा अवस्था में होता है। बड़ा अजीब था सब, पर वो ऐसा हुआ। मन पर सुहास के प्रेम की आँच पड़ी तो प्रेम की ऊष्मा से मन पर जमी बर्फ पिघली और दिल धड़कने लगा। किसी देवदूत सा सुहास अपरिमित प्यार लुटाने उसके जीवन में एक ऐसा साथी बनकर आया जिससे वो अपने मन की हर बात कर सकती थी। सुहास के प्रति प्रेम अधिक था या सुधीर के प्रति प्रतिशोध? इस विवाद पर गौर करें तो मानती है कि प्रतिशोध ही अधिक रहा होगा। उसी ने सुहास के समीप जाने की निरंतर प्रेरणा दी होगी। हमेशा की तरह आज भी वो अपने अंतर में उठे सवालों का मन माफिक जवाब देकर अपने मन की कही राह पर चलने के लिए मचल उठी। सुहास के प्रति उठी भावनाओं की ज्वार संभाल न पाई तो कागज़ कलम हाथ में लिए मेज तक आई और लिखने लगी, खुशी, मुझे आवश्यक काम से निकलना पड़ा। देर हो जाए तो परेशान नहीं होना और खाना खा लेना। काम का विस्तार अथवा व्याख्या मुमकिन नहीं थी। झूठ वैसे भी पाँव अधिक पसारता है। पहले कही गई झूठी बात बाद में याद ना हो तो मुश्किल हो जाती है।
ये विचार कर उसने अनावश्यक न लिखकर पर्ची वहीं पेपर वेट के नीचे दबा कर मेज पर रख दी और फुर्ती से एक बड़े से लेदर बैग में रिजॉर्ट को ध्यान में रखकर कुछ ज़रूरी चीज़ें ठूसी। ताला चाबी उठाने ही लगी थी कि घंटी बज गई। भय से दिल निचुड़ गया। कौन होगा? इस वक्त कहीं सुधीर टूर से न लौट आए हों, या फिर खुशी या कोई और। भययुक्त आशंका निर्मूल सिद्ध हुई जब दरवाजे के उस पार बरामदे में खड़ी मौनी को देखा। मौनी पिछले 1.5-2 महीने से अपने मायके में थी। उसे यूँ अचानक सामने देख सकपकाई विदिशा उसकी बाँह खींचकर घर के भीतर ले आई। फिर चढ़ी हुई सांस संयत कर फुसफुसाती आवाज़ में बोली, तू कब आई? कल रात आई हूँ। सोचा तुमसे गप्पे मारा हूँ, पर लग रहा है तुम्हारी कहीं जाने की तैयारी है। हाँ, किसी ज़रूरी काम से जा रही थी, अभी जल्दी में हूँ। बहुत ज़रूरी काम है क्या? हाँ, बहुत ज़रूरी है। स्वर में उतरी बेचैनी और तल्खी भांप कर मौनी के चेहरे से अप्रसन्नता सहज झलक आई तो शीघ्र विदिशा खुद को संयत करते हुए फिर बोली, देख मौनी, अभी रुक नहीं सकती। वो क्या है कि सुहास 2 महीने के लिए यूक्रेन जा रहे हैं। हाँ तो क्या उससे मिलने जा रही हो? विदिशा की निर्लज्ज साफगोई से सशंकित मौनी बोल पड़ी, बड़ा सज धज कर जा रही हो? देख मौनी, सहेली हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी निजता में दखल दो। विदिशा की बेबाकी से हैरान मौनी बोली, तू बहुत बदल गई है, तुझे डर नहीं लगता? ना, नहीं लगता डर, और हाँ, मुझे इस बारे में कोई सफाई नहीं देनी है। जो सुधीर को पता चल गया तो क्या उसे भी आईना दिखा दूंगी? कब परवाह की है उसने मेरी, जो मैं उसके बारे में सोचूं? उसके बारे में ना सही, अपने बारे में सोच। खुशी के बारे में ही सोच ले। सुहास से मित्रता तक ठीक था, अब लगता है कि आगे बढ़ गई है तू। आग से खेलना सही नहीं, सब जलकर खाक हो जाएगा। मौनी ने विदिशा का हाथ पकड़कर समझाने की कोशिश की तो उसने झटके से हाथ छुड़ाकर कहा, जो होना है होने दे। देख मौनी, किसी के रोकने से तो मैं रुकने वाली नहीं हूँ। अपना बैग उठाती हुई विदिशा बोली तो मौनी अपनी वक्र दृष्टि उसके फूले बैग पर टिकाती हुई कहने लगी, सिर्फ मिलने जा रही है तो रोकूंगी नहीं। बस इतना विश्वास दिला जा कि संबंध दोस्ती तक ही है। देख, तू कोई सीमा मत लांघना, अन्यथा पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। दोस्ती की कोई सीमा रेखा नहीं होती। मैंने कोई पैमाना या मापदंड निर्धारित नहीं किया जो नाप तौल कर कदम बढ़ाऊं। हमारे बीच जो भी है, जैसे भी संबंध होंगे, वो ईश्वर की मर्जी। सदा धीर गंभीर रहने वाली सहेली के तेवर देखकर मौनी का मन कांपा तो विचलित सी बोली, अपने स्वार्थ को ईश्वर की मर्जी मत कहो। तुम लोग पल दो पल की खुशियों के लिए अपने पूरे जीवन के साथ औरों की खुशियों को तार तार करके सुख चैन को दांव पर लगा रहे हो। हाँ, लगा रही हूँ दांव पर, क्या करूँ? जीवन में अब जाकर आत्मीय प्रेम मिला है। जो इस प्रेम सुख की अनुभूति न करती तो जीवन प्राप्ति बेमानी हो जाता। प्रेम की अनुभूति अपने आप में ही एक पवित्र एहसास है। तू मूर्ख है। मौनी दंग थी। वो समझ चुकी थी कि पिछले 1-1.5 महीनों में बहुत कुछ बदल चुका है। विदिशा का जैसे ब्रेन वॉश हो गया हो। एक अजीब सी जड़ता के साथ उसकी दुस्साहसी मुद्रा दिल दहलाने वाली थी। इतनी सर्दी में भी उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें भीतर के उद्वेग को दर्शा रही थीं। मौनी ने सहसा चित्त को शांत करते हुए उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेते हुए समझाने का एक और प्रयास किया। यह प्रेम नहीं, वासना है। तुझे एहसास क्यों नहीं होता कि सुहास से मिलने के पहले जो भी सुख चैन तेरे हिस्से में थे, तू उनसे भी हाथ धो बैठेगी। तू कभी चैन से नहीं रहेगी। चलती हूँ, ईश्वर से दुआ करूँगी कि इस मृगतृष्णा से बाहर निकलने की ताकत और समझ तुझे मिले। मौनी के कहते ही विदिशा उपहास जनित हंसी के साथ विचित्र ढंग से बोली, सुख चैन था ही कब मेरे पास जो उसे दांव पर लगाती। मेरे हिस्से उपेक्षा, अकेलापन और सूनापन ही रहा। हाँ, इनके साथ जरूर दांव खेला है। शायद प्रतिवाद स्वरूप क्षणिक ही सही, पर प्रेम के बदले प्रेम मिले, आत्मिक सुख मिले। ठीक है, जो मर्जी कर, बेकार ही आ गई तुझसे मिलने। तेरी करनी तू भुगते। कहते हुए वो बाहर निकली तो विदिशा कुछ पल वहीं खड़ी रही। चढ़ती उतरती सांसों में सुहास को महसूस किया, जैसे वो कह रहा हो, मत सुनो किसी की बात, बस मेरी बाहों में चली आओ। यहीं ठौर है तुम्हारा, यहीं चैन मिलेगा तुम्हें। सच्चा प्यार पाप नहीं, जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। दिलो दिमाग में सीटियाँ सी बजने लगीं। जल्दी आओ विदिशा।
संज्ञा शून्य सी उछाल भरती नदी की भांति उसकी फैली बाहों में समा जाने को आतुर विदिशा ने जबरन ध्यान सुहास और सिर्फ सुहास पर केंद्रित किया। उसने अपने विचार, नैतिक अनैतिक, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, भूत भविष्य, सब कुछ वर्तमान की गठरी में बांधकर घर के अंधेरे कोने में फेंक कर दरवाज़ा बंद कर दिया और कुंडी लगाकर ताला जड़कर चल पड़ी उस राह पर जो सुहास तक लिए जाती थी। मन में सुहास सिर्फ सुहास को सहेजे तेज तेज कदमों से उस सड़क पर आ गई। सतर्कता पूर्वक वो रिक्शे से करीब 2 किलोमीटर दूर मूलगंज गई। फिर वहाँ से ब्लू मून रिजॉर्ट के लिए टैक्सी ली। टैक्सी में सीट पर सिर टिकाकर शिथिल सी बैठ गई। मौनी से तो बोल आई कि वो अब किसी से नहीं डरेगी, किसी को कोई सफाई नहीं देगी, पर यह सोचकर मन कांपा, जो कहीं खुशी को या सुधीर को पता चल गया तो क्या होगा। सुधीर को आरोपों से घेर कर वो सुहास के करीब आ ही गई थी कि मौनी ने ग्रहण की तरह आकर उसका रास्ता रोक लिया। मित्रता तक तो ठीक था, पर अब मौनी की चेतावनी जहन में गूंजी तो भय की लहर ने उसे खपा दिया। उसने एक मित्र के नाते ही तो सुहास को अपने जीवन में प्रवेश दिया। जीवन से जुड़े हर छोटे बड़े अनछुए पहलुओं को साझा करते हुए जाने कब उसके इतना करीब आ गई कि अब दूर जाने में डर लगता है। मौनी ने आकर अच्छा भला मूड खराब कर दिया था। उस पर क्रोध आ रहा था। प्रेम विवाह करने वाली सहेली क्यों और कैसे समझेगी उसके मन को। मौनी के लिए उसे समझाना जितना आसान है, समझना उतना ही मुश्किल। कैसे समझ सकती है वो उसके मन की रिक्तता। उसके पास उसे प्यार करने वाला पति है, अंतर्मन प्रेमिल क्षणों से परिपूर्ण है। मौनी की तरह अगर उसे भी पति की बाहों सरीखा सुरक्षा कवच प्राप्त हुआ होता, उसके प्रेम की वर्षा में भीगने का सौभाग्य प्राप्त होता, तो क्यों कर वो मरुस्थल के तप्त रेगिस्तान में भटक कर तनिक सी छाँव की तलाश में दौड़ती फिरती। मन का आवेग थमने लगा। न चाहते हुए भी उसकी अंतरात्मा सुधीर को आरोपों के घेरे से मुक्त करने लगी। विदिशा का मन बेचैन होने लगा। उसे यूं लगा मानो आरोपों की दीवार भुरभुरी हो ढहने लगी हो। न चाहते हुए भी विचार उठा कि सुधीर ने उसके साथ इतना भी बुरा नहीं किया था कि वो उसे इस तरह धोखा दे। दाम्पत्य पूर्ण रूप से कड़वा रहा, यह भी तो नहीं कहा जा सकता है। हाँ, मिठास और नमक अल्प होने के कारण उसे फीका जरूर कहा जा सकता है। मन एक बार फिर सही गलत के बंधन में उसे बांधने लगा था। पहले भी तो वो अंतर्द्वंद में फंसी थी। जब भी मन सही गलत के समीकरण स्थापित करता, तब सुहास उसे समझाता, विदिशा, ये जो मन है, इसे इतना भी ना बांधो कि वो बिना धड़के घुट जाए। जीवन एक बार मिलता है। इस जीवन में प्यार की अनुभूति ना मिली तो जीवन व्यर्थ गया समझो। उसकी और सुहास की जीवन यात्रा लगभग एक सी थी। तुम इतने हंसमुख हो, लोगों को आदर स्नेह देना तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा है। तुम्हारी पत्नी तुम्हें जी भर प्यार करती होगी, तुम्हें प्यार की क्या कमी। विदिशा के कहने पर सुहास उदास होकर कहता, जो दिखे वो भ्रम भी तो हो सकता है। मालविका रूपवान गुणवान है, पर अपने गुणों के प्रति उसमें दर्प कूट कूट कर भरा है। वो कभी मेरे मन को छू नहीं पाई, जबकि तुम्हारी सादगी सरलता मेरे तपते मन के मरुस्थल में शीतल बूंदों सी झरती है। उस वक्त उसने सुहास से यही कहा था, मानती हूँ कि पति के रूप में सुधीर ने मुझे निराशा ही दी है, पर उसके संसर्ग से मुझे खुशी भी मिली है। बेटी के रूप में जब खुशी को देखती हूँ तो लगता है कि वैवाहिक जीवन इतना भी बुरा नहीं है। यह सुनकर सुहास ने झट से उसके हाथ को थाम कर कह दिया, जीवन समझौते का नाम तो नहीं है। मरुस्थल में स्नेह की बूंदों को तलाशते दो मुसाफिर साथ चलें तो क्या बुराई है। ये बात कहीं से गलत न थी। एक ही पथ के दो राही थोड़ा बोल चाल लें तो रास्ता कट जाता है, पर धीरे धीरे साथ चलते और दोनों एक दूसरे को संभालते संभालते कब एक दूसरे की ज़रूरत बन गए पता ही न चला। सुहास से मिलने के बाद उसे पता चला कि वो अब तक कितनी अधूरी थी। पूर्णता से चेहरा दमकने लगा। कोई उसकी बात ध्यान से सुनता है, अपनी आत्मिक प्रतिक्रिया देकर अवसाद से उबारता है, ये सब कम तो नहीं था। सुधीर को तो उसमें आने वाले खुशनुमा बदलाव तक नजर नहीं आए। एक खुशी ही थी जो उसके चेहरे को पढ़ने लगी थी, उससे प्रश्न पूछने लगी थी। विचारों का काफिला सहसा खुशी की ओर मुड़ गया। उस दिन वो कांप गई जब सुहास के जाने के बाद खुशी कॉलेज से घर आई और एस्ट्रे में सिगरेट के टुकड़े और चाय के खाली झूठे कप देखकर पूछने लगी, कौन आया था? एस्ट्रे में ऐश क्यों पड़ी है?
आपकी कोई सहेली सिगरेट पीती है क्या? उसे कुछ अंदेशा है, तभी तो आजकल कोचिंग से बिना बताए सहसा घर आ जाती है, नित नए बहानों के साथ। मसलन पेट में दर्द हो गया, मैथ्स के सर नहीं आए आज क्लास कैंसिल हो गई, वगैरह वगैरह। उस दिन तो सुहास को पिछले दरवाजे से बाहर निकलवाना भयानक अनुभव रहा। तब सिहर कर सुहास से उसने कहा भी था, हम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, खुशी को शक हो गया है, क्या करूं? पर सुहास को खुशी की संजीदगी पर भरोसा था। वो बोले, कुछ नहीं, बस अपनी ज़िंदगी जियो। यदि वो जान भी चाहती है तो उसे अपने मन के खालीपन से वाकिफ़ कराना। उसकी सहेली बन जाओ, सहेली बनकर उसे अपने जीवन के खालीपन से अवगत कराओगी तो कैसे नहीं समझेगी? तुम्हारी बेटी है, क्यों नहीं समझेगी कि तुमने कैसा पतझड़ सा जीवन सुधीर के साथ बिताया है? नहीं सुहास, ये इतना आसान नहीं है। मैं क्या सफाई दूंगी उसे? ना उसका पिता शराब पीता है, ना मुझे मारता पीटता है, ना किसी वेश्या या पर स्त्री से संसर्ग रहा, और ना ही कभी किसी बात के लिए रोका है मुझे। एक माँ बनकर कैसे कह सकूंगी कि एक प्रेमी सा प्रेम नहीं देना ही उसके पिता का सबसे बड़ा कसूर है? ना ना नहीं, मैं जानती हूँ वो प्यार के लिए नहीं, अपने काम अपने व्यवसाय के लिए बने हैं। सुधीर अपने स्वभाव से मजबूर हैं। मुझे उनका रूखा सूखा व्यवहार पसंद नहीं। क्या मैंने ये सब उससे जताया नहीं? उन्होंने मेरे शरीर का उपभोग मेरे आकर्षण के वशीभूत नहीं, बल्कि अपनी दैहिक संतुष्ट के लिए किया है। प्रेम से वंचित बियाबान में घूमते मन से उनका कोई मतलब नहीं। उसे तो ये भी एहसास नहीं है कि मैंने खुद को उससे अलग कर लिया है, शायद इसलिए क्योंकि वो कभी मेरे करीब था ही नहीं। क्या ये वजह बताकर मैं खुशी को संतुष्ट कर सकती हूँ? सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे सज़ा देने के लिए मैं तुम्हारे प्रति आकर्षित हुई हूँ? क्यों मैं तुम्हारे प्यार में पड़ी? क्यों आए तुम मेरे सूने जीवन में? रहने देते रीतेपन के साथ। जहाँ इतने साल बीते कुछ और बीत जाते। कैसे कोई बेटी अपनी माँ के जीवन में पिता की जगह किसी और को देख सकती है? कह सकूँगी खुशी से कि उसके पिता से जो मुझे नहीं मिला उसकी पूर्ति के लिए मैंने किसी और को चुन लिया है? या पति के अन्य अत्याचार की झूठी कहानी गढ़कर उसे सुनाऊंगी? नहीं, मैं अपनी नज़र से गिर जाऊंगी। हर हालत में खुशी की नज़र में हमारा संबंध अनैतिक और घिनौना ही होगा। उसकी नज़र से देखो तो यदि उसके पापा ने मेरे साथ किसी प्रकार का बुरा अनैतिक व्यवहार किया होता तो भी प्रत्युत्तर में अनैतिक कदम उठाना गलत ही होता। उसे यूं टूटते देख सुहास विचलित होकर बोला, आवेश में आकर मन के दरवाजे बंद न करो, मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं भी नहीं। सुहास के सीने से लगी विदिशा दूर होने की कल्पना मात्र से रो पड़ी। जिस प्रेम की तलाश में जीवन बिता दिया, उसे पाकर खोने का खौफ उसकी और सुहास की आंखों में स्पष्ट दिखता। वो उसे समझाता, हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों से बंधे हैं, उन्हें बखूबी निभा रहे हैं, तो किसी को शिकायत क्यों होगी? सब ठीक होगा, सब ठीक है, वो कहता और वो मान लेती। पर महज मान लेने से क्या होता है? जो हो रहा है और जो होगा उसका परिणाम क्या कभी सुखद हो सकता है? विदिशा का मन डूबता, पर पुनः विचारों की पतवार चलाकर डूबते मन को उबार लेती। खुशी बहुत समझदार है, वो मेरी बेटी है, सिर्फ मेरी। सुधीर ने तो उसके सिर पर स्नेह से कभी हाथ भी नहीं फेरा। ऐसे में अपनी माँ की उदासी को समझने और मन के सूनेपन को महसूस करना उसके लिए सहज है। वो मुझे समझती है। अगर वो सब जान भी गई तो मैं उसे समझाऊंगी कि हम केवल मित्र हैं, एक दूसरे के दुख सुख के साथी बस। अपने मन की इस हलचल और दुविधा को एक दिन उसने मौनी से साझा किया तो उसने कहा, तुम सुहास के साथ खुश हो, ये सुनकर मैं क्या कहूँ। काश कि तुम्हारी खुशी का कारण सुधीर बनता। काश काश, ये काश तो आकाश कुसुम है जिसे तोड़ना नामुमकिन ही है। क्या करे वो? सुहास को छोड़ दे, या फिर जो खुशी मिल रही है उसे झोली में समेटकर आगे क्या होगा वाले यक्ष प्रश्न को भविष्य के हाशिए पर छोड़कर मनमोहक वर्तमान को देखे। मैडम, आपका फ़ोन बज रहा है, उठा लीजिए। टैक्सी ड्राइवर की आवाज़ सुनकर वो ख्यालों के बियाबान में भटक कर वर्तमान में आई। फ़ोन की लगातार बजती घंटी से सोच विचार के धागों से बुनते बुनते निर्णय एकाएक बिखर गए। सुनो विदिशा, तुम कहाँ हो? सुहास का सिर परिचित बेचैन स्वर सुनाई दिया। मैं बस रास्ते में, वो बार बार कह रही थी, पर सुहास समझ नहीं पा रहे थे और न वो सुहास को सुन पा रही थी। कट कट कर आवाज़ आती रही। टैक्सी में है,
इस स्थिति का ध्यान करके वो बोलना कम और सुनना ज़्यादा चाहती थी, पर वो भी ना हो सका। बात अधूरी रह गई। फ़ोन चार्ज नहीं था, सो कट गया। वो आंखें मूंदे बुदबुदाई, सुहास, तुम्हारे आगे सब भूल जाती हूँ, याद ही नहीं रहा कि फ़ोन चार्ज करूँ। यकायक विदिशा के मुंह से निकले शब्दों पर टैक्सी वाला हैरानी से आगे लगे मिरर व्यू पर उसे ताकने लगा। वो शोरीसी सी झेपती लजाती खिड़की से बाहर देखने लगी। ध्यान आया आज मोबाइल चार्ज ही नहीं हो पाया। उसे लगाया ही था कि तभी सुहास का फ़ोन आ गया और वो चार्जर से निकाल कर बातें करने लगी। उसके बाद चार्ज करना ध्यान में ही नहीं आया। रिजॉर्ट पास आ रहा था। दिल धड़क कर कहने लगा, सुधीर के साथ ऐसा जीवन में कभी क्यों महसूस नहीं हुआ। टैक्सी द ब्लू मून रिजॉर्ट पहुंच चुकी थी। सुहास बाहर ही उसका इंतज़ार करता दिखा। वो तेज़ी से सुहास की ओर बढ़ी। सुहास भी उसकी ओर तेज़ी से आया। वो उसकी बाहों में भरकर सारी दुश्चिंताओं से मुक्त हो जाना चाहती थी। उसे अपने कंधे पर तेज दबाव महसूस हुआ। सन्न रह गई जब सुहास ने उसे बेदर्दी से झटक कर उसको स्वयं से अलग किया। वो हतप्रभ सी कुछ कहती समझती उससे पहले ही सुहास उसकी बाँह पकड़कर लगभग घसीटता हुआ कार पार्किंग की ओर ले गया। सुहास की उंगलियां बाहों में गड़ती चली गईं। घबराहट से उसका चेहरा अजीब लग रहा था। विदिशा, जल्दी गाड़ी में बैठो, जल्दी जल्दी, उसने विचित्र अंदाज में धीमे पर सख्त लहजे में कहा। यह सुहास उसके सुहास से तो कतई मेल नहीं खाता था। हुआ क्या है? घबराई हड़बड़ाई सी वो बोली तो खौफजदा आंखें उस पर टिका कर वो बोला, अभी अभी मैंने अपनी बेटी नव्या को यहाँ देखा है। वो शायद इस रिजॉर्ट में फ्रेंड्स के साथ आई है। उसने मुझे नहीं देखा, भगवान का लाख लाख शुक्र है। विदिशा ने उसे ध्यान से देखा। ठंड में उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। अपने सिर को दोनों हाथों से थामे होशियार सा दिखता था। उसका भयभीत और विभत्स रूप देखकर लगा जैसे वो उसे जानती नहीं। पसीने से भीगा उसका हुलिया देखकर वो हैरान थी। कुछ पल मौन के बाद विदिशा सधी आवाज़ में बोली, देख भी लेती तो क्या होता, तुम बेकार में इतना डर गए। नव्या समझदार है, वो हमारे इस रिश्ते को समझेगी जब तुम दोस्त बनाकर उसको समझाओगे। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? 15-16 साल की बच्ची के सामने ये बेशर्मी दिखाऊं, कहूं कि मेरा तुमसे नाजायज़ संबंध है? पगला गई हो क्या? और अभी मैं किसी बकवास सुनने के मूड में नहीं हूँ। बैठो गाड़ी में जल्दी से। वे लोग रिजॉर्ट के भीतर हैं, हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं। बाकायदा चेतावनी देते चबाए हुए सख्त शब्द सख्त लहजे के साथ उसके मुंह से निकले। वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद देर तक विदिशा उसकी मुख भंगिमा को देखती रही। काफ़ी रास्ता तय करने के बाद छाए मौन को सुहास नहीं तोड़ा। आज यदि मैं नव्या को न देखता तो क्या से क्या हो जाता। और हाँ, तुमने फ़ोन क्यों बंद कर दिया था? जानती हो मैं कितना डर गया था जब तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा। फ़ोन पर बात हो जाती तो वहीं से घर लौट जाने को कह देता। खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। वेन्यू डिसाइड करने में अब सतर्कता बरतनी पड़ेगी, क्या कहती हो? उसके प्रश्न पर मौन धारण किए विदिशा ने आंखें मूंद लीं। कुछ देर बाद वो सधे पर ठंडे सपाट लहजे में बोली, सुखाड़िया सर्कल पर गाड़ी रोक देना। बिना कुछ बोले सुहास ने सुखाड़िया सर्कल की ओर गाड़ी घुमा ली। वो उतरकर सहसा मुस्कुराई और सुहास को देखकर थैंक यू कहा। उसकी इस प्रतिक्रिया का वो कारण जानता, उससे पहले ही वो जल्दी जल्दी डग भरती हुई सड़क के उस पार निकल गई। सामने एक बेकरी थी, वहाँ गई। करीब 8-10 मिनट बाद केक के डिब्बे के साथ वो बाहर निकली। कुछ और पैकेट भी उसके हाथ में थे। सुहास ने गाड़ी स्टार्ट की, पर विदिशा तो एक टैक्सी को हाथ देखकर रोक रही थी। वो कुछ समझता उससे पहले ही उसमें बैठकर चल दी। ये देखकर सुहास ने बौखलाहट में उसे फ़ोन किया, पर फ़ोन तो स्विच ऑफ आता रहा। पल भर में कुछ समय पूर्व हुए व्यवहार के प्रति संज्ञान हुआ। विदिशा उससे रूठी है, ये ख्याल होठों पर मुस्कान ले आई। ये मुस्कुराहट विदिशा पर उसका अधिकार दर्शाती थी। वो समझ गया उसका रूखा परिस्थिति जनित व्यवहार विदिशा के लिए नया था, सो उसका रूठना भी लाजमी था। रूठना मनाना प्रेम के मुख्य तत्व हैं। अपनी मजबूरी बताकर वो उसे मना लेगा। इस विचार के साथ उसने राहत की सांस ली। आज की विषम परिस्थितियों से वो बाहर निकल आया। विदिशा के साथ वो नव्या के सामने नहीं पड़ा, ये आज की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। जो भी हो, नव्या या मालविका को किसी भी हालत में उसके और विदिशा के बीच पनपते रिश्ते की भनक नहीं लगनी चाहिए। इस विचार के साथ वो घर की ओर चल पड़ा। तभी मोबाइल पर किसी अनजाने नंबर से फ़ोन आया। हेलो कहते ही विदिशा की आवाज़ आई तो उसने गाड़ी एक किनारे लगा दी। विदिशा बोल रही थी,
सुहास, फ़ोन स्विच ऑफ है, इसलिए घर के पास के पीसीओ से बात कर रही हूँ। ये सुनकर नरमाई से बोला, आज जो भी हुआ उसका तुम्हें बुरा लगा है तो तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ विदिशा, आज जो मैंने तुम्हारे साथ किया। सुहास, आज जो तुमने मेरे साथ किया उसके लिए तुम्हारा बहुत आभार। शायद मुझे दुविधा से निकालने और अपने परिवार और अपनी ज़िंदगी को दोज़ख में जाने से बचाने के निमित्त आज की परिस्थितियाँ बनी। जो आज तुम वो नहीं करते जो किया तो क्या होता? जो आज घबराहट में तुम अपने चेहरे पर चढ़े मुखौटे को नोच नहीं फेंकते तो तुम्हारे असली चेहरे से कैसे वाकिफ़ होती? तुम तो शेर की खाल में गीदड़ निकले सुहास। शांत स्वर में विदिशा बोली तो, सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। एक दुम दुबाए कुत्ते की भांति सुहास की कियाया, पर विदिशा सुहास के छल को पटकनी देकर विजय मद में चूर थी। उसके स्वर से अपने परिवार को बचा पाने का आह्लाद और सुकून प्रस्फुटित होना तय था। गिद्ध की तरह तुम मेरी मृत प्राय आत्मा को नोच नोच कर खाते रहे। गलती तुम्हारी कदापि नहीं थी। अपनी आत्मा को मारा भी तो मैंने ही था। तुम्हारे जैसे गिद्ध तो मरा हुआ ही खाते हैं। बस तुमने उपभोग किया अपनी प्रकृति के अनुसार, सो दोष तुम्हारा कहाँ। गलत को सही जामा पहनाने की तुमने हर मुमकिन कोशिश की। सुधीर और खुशी को छोड़कर मैं तुम्हारे पास चली भी आई, पर देखो आज तुमने मेरी सही औकात मुझे दिखा दी। आभार तुम्हारा, बहुत बहुत आभार। आज तक सुधीर के स्वभाव को लेकर असंतुष्ट रही हूँ, पर आज मैं संतुष्ट हूँ। कम से कम मेरा पति तुम्हारी तरह लिजे दोगले व्यवहार का नहीं है। वो अगर शराबी, कबाबी, मारने पीटने वाला भी होता तो भी जो मैंने उसके साथ किया उसका वो हकदार नहीं होता। सच कहती हूँ, धोखा तो मैंने उसे दिया है, जिसका प्रायश्चित मुझे आजीवन करना होगा। अपना छोटा सा परिवार सहेजकर, अपने परिवार को हर संभव खुश और संतुष्ट रखकर। सुधीर जैसे भी हैं मेरे अपने हैं। नहीं, मैं उसे कुछ बताऊंगी नहीं। आशा है तुम भी अपना मुंह बंद रखोगे। वैसे भी तुम कुछ नहीं बोलोगे। जानती हूँ तुम्हारी कमज़ोर नस कहाँ है। जान गई हूँ। अब रखती हूँ फ़ोन। खुशी और सुधीर के आने से पहले हमेशा के लिए मेरी वापसी ज़रूरी है। विदिशा, विदिशा, एक बार। गिलगिले लिजलिजे से स्वर के बीच धारा प्रवाह बोलती विदिशा के दृढ़ स्वर कानों में देर तक गूंजे। सन्न रहकर सुहास चिंदी चिंदी हो गए स्वार्थ लिप्त नाजायज रिश्ते की कतरनों को उड़ता बिखरता देखता रहा। उन्हें समेटना असंभव है। इस सत्य का भान होते ही वो धीमे कदमों से घर की ओर बढ़ गया। इधर अपने रिश्ते को तिलांजलि देकर विदिशा ने घर में प्रवेश किया। सबसे पहले मोबाइल चार्जिंग पर लगाया, फिर बैग खाली किया। जो चिट्ठी खुशी के लिए रखी थी उसे चिंदी चिंदी करके उड़ा दिया। पैकेट से निकालकर मेज पर खुशी की पसंद का चॉकलेट केक रखा तो रुलाई फूट पड़ी। यकीनन ये रुलाई सुहास से संबंध टूटने के लिए नहीं, बल्कि उन हालातों की असंतुष्टता और अपूर्णता पर थी जब उससे संबंध जुड़े। आज उसके घिनौने व्यक्तित्व पर घिन आई तो खुद से भी वितृष्णा हुई। देर तक रोने के बाद जो साड़ी वो पहनकर गई थी उसे उन कपड़ों की गठरी में बांध दिया जो गरीबों में वितरित किए जाने वाले थे। ठंड में देर तक नहाती रही। सुधीर के प्रति मन में बसा उद्वेग, द्वेष, अपेक्षा, उपेक्षा, सारा कलुष वो बहा देना चाहती थी। आज तन मन बूंदों के नव संचार से स्वच्छ हुए तो बाहर निकली। कुछ पल आंखें मूंदे ध्यान लगाकर मन एकाग्र करने का प्रयास किया। फिर मोबाइल पर मौनी को संदेश भेजा। तू सही कहती थी, मैं वापस आ गई हमेशा के लिए। जवाब में तुरंत ही स्माइली उभरी। सुहास का नाम मन मस्तिष्क के साथ मोबाइल से भी ब्लॉक किया जा चुका था। पतिता होने का शोक मनाने का समय नहीं था। जल्द से जल्द घर को फिर से घर बनाने का जोश जरूरी था, वरना उसके साथ दो और जिंदगियों को ग्रहण लग जाता। आंसुओं को पीकर खुशियों को फिर से चार्ज करना समय की नज़ाकत थी। नज़ाकत को नज़ाकत समझते हुए प्रयास ज़रूरी थे। खुशी घर आकर चॉकलेट केक देखकर गंभीरता से बोली, आज कोई ख़ास बात? जनरल हैप्पीनेस। देखना आज मौसम कितना साफ़ है, सारा कोहरा छट गया। खुशी ने आश्चर्य से कहा, अरे आपको कोहरा पसंद है? इन दोनों कोहरे को देखकर आप तो बस उसी में गुम हो जाती थी। माफ़ कर दे मुझे, अब कहीं भी गुम नहीं होगी तुम्हारी मम्मी। मतलब ये कि कुछ दिनों से कोहरे ने रोमांच जरूर दिया, पर अपनों की सुरक्षा के लिए आज उससे तौबा कर ली। जाने क्यों जी घबराने लगा था। देखना अब सब कुछ कितना साफ और अच्छा है।
साफ सीधी स्वच्छ दृश्यता मन को सुकून से भर रही है। उसने ठंडी सांस लेकर कहा तो खुशी ने उसे अजीब नज़रों से देखा। सांझ ढले उसने मौनी को फ़ोन किया। सुन, मैंने ये कहने के लिए फ़ोन किया है कि कल सुधीर वापस आ रहे हैं। तुम भी अभय और तान्या को लेकर आ जाना, हम सब साथ खाना खाएंगे। विदिशा की बात सुनकर मौनी ने क्या कहा ये पता नहीं, पर एक तरफा संवाद को सुनकर खुशी अपनी मम्मी के गले लग गई। मम्मी, मैं और पापा आपके बगैर नहीं रह सकते। उसके स्वर की आर्द्रता को महसूस कर वो रुंधे गले से किसी तरह बस इतना ही कह पाई, मैं भी नहीं मेरी बच्ची, मैं भी नहीं। तुम और तुम्हारे पापा ही तो मेरी दुनिया है। पश्चाताप के आंसुओं में उसका पाप धुलता रहा और खुशी नन्ही बच्ची सी उसकी गोद में सिमटी चिपटी बैठी रही। अभी आप सुन रहे थे मीनू त्रिपाठी जी की लिखी हुई एक बेहद हृदयस्पर्शी कहानी आभार तुम्हारा। उम्मीद है कहानी आपको भी पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।